भारतीय संविधान में प्रदत्त आरक्षण अधिकारों को लेकर संपूर्ण देश और प्रदेश में एक जागृति है। राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और चुनावी साल में जनता भी जागरूक ज़्यादा रहती है और नेताओं से सवाल भी पूछती है, साथ ही अपनी मांगों को भी सामूहिक रूप से रखने का प्रयास करती है और दबाव समूह की राजनीति शुरू होती है। ऐसी राजनीति राजस्थान में भी है, जहां पर अलग अलग जाति समाज के लोग बड़ी महापंचायतें या बड़े आयोजन करके सरकारों पर दबाव डाल रहे हैं और अपने हक और अधिकार की बात भी कर रहे हैं। विशेष रूप से आरक्षण का मुद्दा है, चाहे ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों का हो, चाहे एसटी एससी के द्वारा एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मांगना हो, चाहे सवर्णों को द्वारा अतिरिक्त आरक्षण मांगना हो या जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मांगना हो। इन सभी मांगों को लेकर समय समय पर बड़ी आवाज़ बुलंद होती रही है। हमारे बीच में संवैधानिक प्रावधानों के, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के और सैद्धांतिक चीज़ों को कार्य रूप में कैसे परिणित किया जा सकता है, इस बात के मुख्य रूप से जानकार सम्मानित श्री जस्साराम जी चौधरी हैं, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, राज्य सिविल सेवा अपील प्राधिकरण के हॉनरेबल मेंबर रहे हैं और ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करवाने के मूवमेंट के एक मुख्य सूत्रधार और मार्गदर्शक की भूमिका में रहे हैं। निश्चित रूप से आज का ये जो टॉक शो हम शुरू कर रहे हैं, इसमें आदरणीय जस्साराम जी, कुछ हमारे सवाल हैं, कुछ जनमानस के सवाल हैं और वो जनमानस के कुछ साथी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं जो सवाल करेंगे और उनका जवाब ये व्यवस्थित रूप से प्रदान करेंगे। सर नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर लादूराम चार, मैं रिटायर्ड जोन डायरेक्टर पशुपालन विभाग से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में जो समाज के विभिन्न संगठन हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, वो आरक्षण जो अभी मिल रहा है वो उनको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं कि हमारा जो कोटा है वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर मतलब हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए। क्या उनकी मांग संविधान सम्मत है या ये चुनावों के आगे आ रहे हैं उसके संदर्भ में कोई उनकी मांग है? धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही मौजूद क्वेश्चन पूछा है। देखिए, आरक्षण की जो सुविधा दी गई है, आरक्षण के प्रावधान हमारे संविधान के द्वारा ही प्रदत्त किए गए हैं। संविधान में जो मौलिक अधिकारों का चैप्टर 3 है, उसी में जहाँ समानता का अधिकार दिया है, वहीं विशिष्ट वर्गों को आरक्षण का प्रावधान भी किया हुआ है। इसलिए ये तो पूर्णतः संविधान सम्मत है। रहा सवाल कि अब इनके आरक्षण प्रतिशत बढ़ने की डिमांड क्यों की जा रही है, तो बढ़ने की डिमांड इसलिए की जा रही है कि पहले जो आरक्षण दिया गया था वो जनसंख्या के अनुपात में एससी एसटी को दिया गया था और जनसंख्या के अनुपात में दे दिया। हर 10 साल में जनगणना होती है और जनगणना में वास्तविक स्थिति आती है। तो आज की तारीख में जैसे राजस्थान में जो मांग हो रही है एससी एसटी के द्वारा, वो मांग उनकी 2011 की जनगणना में जितना प्रतिशत है, फॉर एग्जांपल एससी की 17.83% जनसंख्या है राजस्थान में और एसटी की 13.48% है, जबकि उनका आरक्षण 16 और 12 का है। तो वो यदि जनसंख्या के समानुपात में आरक्षण की मांग करते हैं तो कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से ओबीसी की मांग है, ओबीसी भी कह रहे हैं भाई हमें 21% जो आरक्षण 1993 में दिया गया, तो वो केवल इसलिए कि इंदिरा साहनी का एक केस था जो जिसमें संविधान की जो संवैधानिक पीठ थी, उसने इंदिरा साहनी केस में 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। उस सिद्धांत की वजह से केंद्र सरकार ने केवल 27% आरक्षण दिया और राजस्थान में चूँकि पहले से 28% आरक्षण था, तो बचा हुआ जो 21% आरक्षण राजस्थान सरकार ने दिया। अब चूँकि 2019 में जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण संविधान में 103वां संशोधन करके किया गया, तो 10% आरक्षण का प्रावधान ईडब्ल्यूएस के लिए किया गया। ईडब्ल्यूएस में वो जातियां शामिल होती है जो किसी भी पूर्व आरक्षित वर्ग से संबंधित नहीं हो, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी कैटेगरी के अलावा जो अनारक्षित श्रेणी की जातियां हैं, उनमें से ही ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा लिया जा सकता है। ठीक है ना? तो जब ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण बढ़ाया तो केंद्र सरकार के सेवाओं में 59% हो गया, राजस्थान में 10% ईडब्ल्यूएस, 5% एमबीसी, कुल मिला के 64% आरक्षण हो गया। तो जब 50% की जो सीमा रेखा है
वो संवैधानिक बाध्यता रही नहीं, तो राजस्थान में भी यदि ओबीसी के द्वारा 21% की जगह 27% डिमांड की जाती है तो वो बिल्कुल जायज़ है, संवैधान सम्मत भी है और कानून सम्मत भी है, तो ये दिया जा सकता है। मेरा नाम सुनील है सर। सर, जो ईडब्ल्यूएस वर्ग लगातार अपने आरक्षण को 10% से बढ़ा करके 14% करने की मांग कर रहा है, क्या ये मांग सही है या ये किया जा सकता है? धन्यवाद सुनील। ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण प्रदान किया गया है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 2019 में संविधान में 103वां संशोधन किया गया और उस 103वें संशोधन के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। उससे पहले संविधान में केवल शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों को, वर्गों को ही आरक्षण का प्रावधान था। संविधान में संशोधन किया गया और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन उसी संविधान संशोधन में ये भी लिखा गया है कि 10% तक आरक्षण दिया जा सकता है। ये संविधान की व्यवस्था है। तो जब संविधान में 10% आरक्षण की सीमा है तो उससे आगे बढ़ करके 14% आरक्षण दिए जाने की कोई संभावना ही नहीं है, जब तक कि कोई संविधान में पुनः संशोधन नहीं हो जाए। तो एज ऑन टुडे, आज की तारीख में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 10% से 14% करना राज्य सरकार के लिए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार तो संविधान में संशोधन कर नहीं सकती। वो अपने आरक्षण प्रावधान जितने संविधान सम्मत है उनमें तो बढ़ोतरी कर सकती है। जैसे SC ST का यदि जनसंख्या के अनुपात में वो मांग रहे हैं तो वो किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी कर्नाटक सरकार ने किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया है, तो कोई भी राज्य सरकार ये कर सकती है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। सर, मेरा नाम सुनील चौधरी है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरे देश में और राज्यों में एक नारा चल रहा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो क्या सर 2021 की अभी जातिगत जो जनगणना भी नहीं हुई है, तो क्या राज्य सरकारें जातीय जनगणना कर सकती है? सुनील भाई, तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो अभी वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और चूँकि आरक्षण जनसंख्या के समानुपात में दिए जाने का प्रावधान किया गया था, इसलिए ये जो मांग कर रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इसको निर्मूल तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन समस्या ये है कि देश आज़ाद होने के बाद जातिगत जनगणना आज तक नहीं हुई है। जो लास्ट जातिगत जनगणना हुई वो देश आज़ाद होने से पहले 1931 में हुई। उसके पश्चात एक जातिगत जनगणना छोटे रूप में 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से उसके आंकड़े आज तक भी प्रकाशित नहीं हुए हैं। इसलिए वो पब्लिक डोमेन में कुछ नहीं है कि किस जाति की कुल जनसंख्या आज की तारीख में कितनी है। तो जातिगत जनगणना किया जाना संविधान सम्मत है, केंद्र सरकार करवा सकती है। और राज्य सरकारें भी अपनी योजनाओं के लिए कि किस वीकर सेक्शन के लिए क्या क्या विशेष प्रोग्राम संचालित किए जाने हैं वो जातिगत जनगणना करवा सकती है। बिहार सरकार करवा रही है, उसका प्रथम चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण में अब जातिगत जनगणना वहाँ चल रही है। उसको कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया था, कोर्ट ने भी उसको सही माना है कि राज्य सरकार करवा सकती है। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा अनुभव और नॉलेज है, उसके मुताबिक किसी भी राज्य सरकार को जातिगत जनगणना करवाने में कोई बाधा नहीं है। सर, मेरा नाम योगेश यादव है। पूर्ववर्ती सरकार 17/4/2018 भूतपूर्व सैनिक हॉरिजेंटल आरक्षण नियम को लेकर काफ़ी राज्य स्तरीय आंदोलन हुए और बाद में सरकार ने वो गलती मानी भी, जिससे ओबीसी युवाओं का काफ़ी नुकसान हो रहा था। लगभग भर्तियाँ ओबीसी का सिलेक्शन 0 हो रहा था चयनित होने के बाद भी, जिसे 7 दिसंबर 2022 के एक नोटिफिकेशन निकालकर सरकार ने उसको पूर्ववर्ती की तरह कर दिया सर।
इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये जानना है कि ठीक है, आपने 7 दिसंबर 2022 वाला नोटिफिकेशन दे दिया, तो वो जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है 1 लाख प्रक्रिया दिन भर्ती है राज्य सरकार द्वारा निकाली हुई, तो सर क्या उसमें लागू करने से कानूनी अड़चन हो सकती हैं? क्योंकि इसके लिए एक प्रक्रिया दिन कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अभी तक कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है सर, और जल्दी ही भर्तियों के रिज़ल्ट आने वाले हैं, जबकि भर्तियों के और कमेटी की तरफ से ये जवाब दिया गया कि इसमें कोई कानूनी अड़चन आ रही है। तो सर सभी विद्यार्थियों का ये सवाल है कि क्या उसमें कोई कानूनी अड़चन आ सकती है? योगेश भाई, तुम्हारा जो सवाल है वो बेरोज़गार युवाओं के हितों को दृष्टिगत रखते हुए बिल्कुल सही है। ये पूर्णतः सही है कि राजस्थान सरकार ने 17/4/2018 के द्वारा जो भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का प्रावधान जो 1988 के नियमों में संशोधन से किया गया था, वो राजस्थान में एक यूनिक था। केंद्र सरकार या किसी भी अन्य राज्य सरकारों द्वारा इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया था, और वो प्रावधान करने की वजह से सबसे ज़्यादा जो पीड़ित बेरोज़गार युवा है वो ओबीसी और एमबीसी कैटेगरी के जो युवा थे वो थे। और जब राज्य सरकार के सामने इस चीज़ को लाया गया और उनको उदाहरण से ये बात समझाई गई कि देखिए, न तो केंद्र सरकार में ये प्रावधान है, न अन्य राज्य सरकारों में है, तो राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार को ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके लिए ये प्रावधान करना पड़ा। खैर, हमने इस चीज़ की भी तहकीकात की कि ये क्यों किया गया, लेकिन चूँकि उसको अब पुनः संशोधित करके और सही कर दिया गया है, इसलिए जो 17/4/2018 का संशोधन था उनके कारणों में, उसकी पृष्ठभूमि में हम नहीं जानना चाहते, उसको तो आप छोड़िए। लेकिन अब जो तुम्हारा आगे का सवाल है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में जो 7 दिसंबर 2022 का संशोधन है और उस संशोधन के जो नए प्रावधान हैं उनको प्रक्रियाधीन भर्तियों में क्यों नहीं लागू किया गया। सामान्यतः कोई भी कानूनी संशोधन होता है तो वो प्रोस्पेक्टिव तारीख से लागू होता है, यानी जिस दिन वो जारी होता है संशोधन या नियम नया, वो उस दिन से लागू होता है। लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में पूर्व की तारीख की जो चीज़ें हैं उनमें भी जनहित में उनको लागू कर सकती है। और चूँकि राजस्थान में 2019 में जब ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान किया और एमबीसी के लिए 5% का प्रावधान किया, तो उस वक्त जितनी प्रक्रियाधीन भर्तियां थी उसमें पदों की संख्या बढ़ा करके और सभी प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान ईडब्ल्यूएस के लिए और एमबीसी के लिए किया गया। तो आज जो ओबीसी के युवा वर्ग द्वारा, बेरोजगार युवाओं द्वारा ये जो मांग की जा रही है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में जो 7 दिसंबर 2022 को प्रक्रियाधीन थी जिसमें नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए थे, उनमें इसको क्यों नहीं लागू किया। तो ये एक तरह से समान परिस्थितियों में समान प्रक्रिया अपनाई जाने के लिए, समान कानून अपनाए जाने के लिए, समान नीति अपनाए जाने की जो एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसके मुताबिक ये मांग बिल्कुल जायज़ है। और उदाहरण के लिए जब 2019 में ये किया था तो पुलिस की भर्ती में, वन विभाग की भर्ती में, सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती में, इसमें राज्य सरकार ने प्रक्रियाधीन भर्तियों में ईडब्ल्यूएस को और एमबीसी को आरक्षण की सुविधा दी गई थी। इसलिए जो 7 दिसंबर 2022 के संशोधित प्रावधान है उनको उस वक्त जो प्रक्रियाधीन भर्तियां थी उसमें राजस्थान सरकार बिल्कुल लागू करने में सक्षम है और ये डिमांड न्याय संगत है, की जानी चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, बहुत से विद्यार्थियों को कन्फ्यूज़न है कि शैडो पोस्ट छाया सृजित पद क्या है और ये किस तरह से क्रिएट, किस तरह से दिए जाते हैं सर भर्तियों में? देखिए, शैडो पोस्ट जो है वो छाया पद जिसको हिंदी में कहेंगे, वो उन परिस्थितियों में सामान्यतया होती है जो परिस्थितियां अपरिहार्य बन जाती है। जैसे कोई भर्ती हुई, उसकी प्रतियोगी परीक्षा हुई, यदि साक्षात्कार का प्रावधान है तो साक्षात्कार हुआ, उसके बाद अंतिम परिणाम जारी हो गया, अंतिम परिणाम जारी होकर के नियुक्ति आदेश भी हो गए और
इसी दौरान कोई प्रत्याशी कोर्ट में चला गया और किसी सक्षम न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश कर दिया कि इसको भी नियुक्ति का इस अधिकार है, इसको वंचित गलत किया गया है, इसको नियुक्ति दी जावे। अब जब पहले से ही जितने पद थे उतने पदों पर नियुक्ति दे दी गई और चूंकि न्यायालय का आदेश है और यदि राज्य सरकार समझती है, राज्य सरकार के विधिवेत्ताओं की ये राय है कि जो आदेश है वो विधिक दृष्टि से बिल्कुल सही है और इसको चुनौती देने में भी सफलता की संभावनाएं बहुत कम है, तो उस आदेश की पालना करनी है। उस आदेश की यदि पालना करनी है और उसी वर्ष की भर्ती के अगेंस्ट में करनी है तो नेचुरली यदि पहले 100 पद थे और अब कोई 2 परीक्षार्थी चले गए, अभ्यर्थी चले गए और उनके फेवर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया और विधिवेत्ताओं की राय के मुताबिक उसको लागू करना है, तो 2 पद बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो वो जो 100 की जगह 2 पद बढ़ाएंगे वो शेडो पोस्ट होती है जिसको आगे समायोजित किया जाता है। तो ये मोटे तौर पे शेडो पोस्ट का ये प्रावधान होता है। आरक्षण के प्रावधानों को लेकर विभिन्न तरह के जिज्ञासाओं के सवालों के जवाब आदरणीय जसाराम जी ने दिए हैं। मैं लास्ट में एक सवाल के साथ में इसको कंपाइल करने जा रहा हूं कि जनरली आरक्षण को लेकर ये एक सामान्य वर्गों में धारणा रहती है कि हमारे अधिकारों को रिजर्व कैटेगरी वाली खा रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सारा लाभ रिजर्व कैटेगरी वाली ले जाती है, नौकरियाँ उनके चली जाती है। जबकि अब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के बाद कोई रिजर्व अलग से कैटेगरी बची नहीं है, 100% जातियों को आरक्षण मिल चुका है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस। बाकी जो कैटेगरी बची है वो ओपन कैटेगरी है जिसमें मेरिट बेस पे कोई भी आ सकता है और वो यूँ कहें तो एक तरह से अभी तक उसको जनरल कैटेगरी का नाम दिया जा रहा, जबकि जनरल नाम की कोई कैटेगरी होती नहीं है। तो सर ये इस तरह की एक भ्रामक अवधारणा है, इसका किस तरीके से क्लैरिफिकेशन करें कि एक आम आदमी को कि सबको आरक्षण मिला हुआ है, अब अपनी कैटेगरी के अनुसार या अपनी प्रतिभा के अनुसार वो ओपन मेरिट में जा सकता है। ये बिल्कुल सही है कि एक आम मिथ यानी भ्रम की स्थिति लोगों में है कि आरक्षित वर्ग और जनरल कैटेगरी। कोई समय था जब जनरल कैटेगरी पृथक से हुआ करती थी, केवल एससी एसटी कैटेगरी होती थी। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी आई, फिर राजस्थान में एमबीसी आई और 2019 में ईडब्ल्यूएस आ गया। ईडब्ल्यूएस के लिए जो संविधान में संशोधन किया गया है उस संशोधन में ही ये प्रावधान है कि 10% आरक्षण किया जाएगा और वो उन वर्गों के लिए होगा जो किसी आरक्षित वर्ग में पहले से शामिल नहीं है। तो एससी, एसटी, ओबीसी मोटे तौर पे देश में 3 कैटेगरी थी, राजस्थान में 1/4 एमबीसी और कर दी, हो सकता है किसी दूसरे स्टेट ने और कर रखी हो, लेकिन केंद्र में 3 मोटी कैटेगरी थी। जो अनरिजर्व्ड जितनी भी थी, जो सो कॉल्ड जनरल कैटेगरी थी, उनके जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको 10% आरक्षण दे दिया। अर्थात अब चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, 4 ही तो कैटेगरी हो सकती है, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। जनरल को ईडब्ल्यूएस के तौर पे आरक्षण दे दिया गया, उसमें सभी शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस में चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे खत्री हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे कोई और हो, यानी सभी को उसमें आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दे दिया। तो यही स्थिति ओबीसी में क्या है? ओबीसी में क्या सभी ओबीसी को आरक्षण का प्रावधान है, सुविधा है? नहीं है। ओबीसी में क्रीमी लेयर का प्रावधान है। जो क्रीमी लेयर में है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी जो क्रीमी लेयर है वो अनरिजर्व्ड है। इसी तरह से जो पहले अनारक्षित जातियां थी अब उनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दे दिया, उसमें भी क्रीमी लेयर है। तो अब मोटे तौर पे 2 ही कैटेगरी रह गई, क्रीमी लेयर जो अनारक्षित है और बाकी आरक्षित है। अब पदों का जो वर्गीकरण होता है उसमें एक तो अनारक्षित पद है और दूसरा अलग अलग आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षित पद है। जो अनारक्षित पद है वो मेरिट के लिए अवेलेबल है, उसमें सभी लोग, चाहे वो क्रीमी लेयर वाले अनारक्षित
श्रेणी के लोग हैं, चाहे वो आरक्षित किसी भी श्रेणी के SC, ST, OBC, MBC, EWS सहित किसी भी श्रेणी के हो, किसी भी वर्ग के हो, वो यदि मेरिट के आधार पर उस लेवल तक स्टैंड करते हैं तो वो अनारक्षित पदों के विरुद्ध भी चयनित होते हैं और संबंधित कैटेगरी के जो पद निर्धारित होते हैं उसके अगेंस्ट भी चयनित होते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा भ्रम है और बहुत गलत धारणा है कि आरक्षित श्रेणी वाले जनरल कैटेगरी के सामान्य वर्ग के पदों को ईट आउट कर रहे हैं, यानी उनको खा रहे हैं। अब जनरल कोई कैटेगरी है ही नहीं, दो ही कैटेगरी है, आरक्षित कैटेगरी और अनारक्षित कैटेगरी। क्योंकि जब क्रीमी लेयर का प्रावधान हो गया तो OBC में भी अनारक्षित है और MBC में भी अनारक्षित है, EWS में भी अनारक्षित है, सभी श्रेणियों में है। इसलिए ये भ्रम अब किसी में नहीं रहना चाहिए कि आरक्षित श्रेणी के, चाहे वो SC, ST, OBC वाले हैं, वो जनरल कैटेगरी के पद खा रहे हैं। जनरल कैटेगरी जैसी अब कोई कैटेगरी नहीं है, न उनके लिए कोई पद उपलब्ध है। अब पद अनारक्षित श्रेणी के लिए है और आरक्षित श्रेणी के लिए अनारक्षित मेरिट के आधार पे है, बाकी संबंधित कैटेगरी के मेरिट के आधार पर है। चयन का आधार केवल मेरिट है और संबंधित श्रेणी जो कैटेगरी है वो है, दो ही है। तो ये आरक्षण से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल जो आम जन के लिए थे वो हम सब आपके बीच में रखे। उम्मीद है कि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में, इनबॉक्स में भेज सकते हैं।